हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमसीटी एजुकेशन में। साथियों, आज 29 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे। कल बोले तो सैटरडे का, तो हम लोगों ने उस दिन 2 दिन का करंट अफेयर पढ़ा था, इसलिए वन लाइनर भी ज़्यादा होंगे, तो सबका रिवीजन करेंगे। देखिए क्या था पहला क्वेश्चन। लखनऊ में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया पीएम मोदी द्वारा। फुकुशिमा आपदा के बाद जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को दोबारा से बनाने का निर्णय लिया है। नाम है इसका काशिवाजाकी कारिवा। इसके अलावा भारत का पहला रोलिंग बजट ये लॉन्च करने वाला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। ग्लोबल फूड सेफ्टी रैंकिंग सिटी रैंकिंग में मुंबई को 5वां स्थान मिला हुआ है, पहला स्थान इटली को हो। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप। और 7 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से प्रो रेसलिंग लीग इंडिया में शुरू होने जा रही है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है, असीम मुनीर को। और भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूएनसीएसी के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन दोहा में कतर में किया गया। कतर दोहा की राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था अमेरिकी सीनेट ने जीरेड एसैक माइंड को अभी नासा का नया प्रमुख नियुक्त करने के लिए मंजूरी दे दिया है। भारत की पहली मिस इंडिया ये थी मेहर कैस्टलिनो, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। रूस ने अभी चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है 2036 तक। और छत्तीसगढ़ में 2026 में आयोजित होने वाला पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल, इसका शुभंकर लॉन्च किया गया है। शुभंकर है मोरवीर। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज की गई है। ये सोलापुर महाराष्ट्र में की गई है ये भूल भुलैया। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा बरगढ़ उड़ीसा में शुरू हुआ है। वीर बाल दिवस के शुभ अवसर पर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। विजय हजारे ट्रॉफी में मात्र 36 गेंदों में शतक लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे युवा बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। किसे? सलीम अहमद को। तो ये टॉप 17 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन जिनका आपने किया रिवीजन, ये 2 दिनों से थे। और अब हम लोग आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसकी क्विज पीडीएफ एमसीटी पर दे दी गई है, आपने प्राप्त कर लिया होगा। नहीं प्राप्त किया जाइए अब प्राप्त कीजिए। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 27-28 दिसंबर को आयोजित होने वाले 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? इस सम्मेलन की थीम रखी गई है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। तो देखिए 27-28 दिसंबर को आयोजित किया गया था ये 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिवों का सम्मेलन। मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरीज का, अलग अलग विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी चीफ सेक्रेटरी हैं सबका सम्मेलन हुआ था यहाँ पर। ओके, तो नई दिल्ली में ये हुआ था। और शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य सेवा में सुधार, प्रशासनिक सुधार, इनोवेशन, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ चर्चा पर चर्चा चली। देखिए प्रधानमंत्री का नाम आया, प्रधानमंत्री से रिलेटेड यहाँ स्टैटिक जीके आपको दिया गया है। इसको जब आप पीडीएफ डाउनलोड करना तो अच्छे से पढ़ लेना। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 से संबंधित है प्रधानमंत्री का पद। भारत में प्रधानमंत्री जो होता है ये वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, रियल पावर इनमें होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, गठन करना, मंत्रियों का चयन करना, विभागों का बंटवारा करना, राष्ट्रपति को नीति संबंधी सलाह देना, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करना, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख भूमिका निभाना, ये प्रमुख कार्य होते हैं प्रधानमंत्री के। ओके, पीएम मोदी जो है ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं भारत के। सोमालीलैंड, इसको औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? सोमालीलैंड एक नया देश बन गया है और इसको ऑफिशियल रूप से रिकॉग्नाइज करने वाला देश बन गया है इजराइल। इजराइल ने अभी हाल ही में सोमालीलैंड को एक नए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। मतलब आज तक कोई देश इसको एज ए कंट्री नहीं रिकॉग्नाइज करता था। मैंने आपको अगर याद हो तो पहले भी बताया है, एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करने का मतलब कि उससे राजनयिक संबंध स्थापित कर देना, उसका दूतावास अपने यहाँ, अपना दूतावास उसके यहाँ खोल देना, उसके झंडे को मान्यता दे देना। ये सब चीज़ें जो होता है किसी एक को, किसी एक संगठन या किसी एक क्षेत्र पर जिसका अधिकार हो उसको एक देश के रूप में मान्यता देने वाला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये बार बार डिमांड करती है इंडिया से कि हम लोग को बलूचिस्तान को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दो। ये लोग पाकिस्तान से अपने आप को अलग मानने लगे हैं, ये लोग अपना झंडा वंडा वगैरह लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन भारत ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना ही किसी देश ने किया है।
ऐसे ही जैसे तालिबान है, तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब से तालिबान को अभी तक कोई मान्यता नहीं दिया था। वो भारत से मान्यता दिलाने के लिए मतलब लगातार संपर्क में है। भारत से मान्यता अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन भारत ने ये घोषणा कर दी है कि हम वहाँ अपना कंसुलेट खोलेंगे, मुख्य दूतावास नहीं, एक कंसुलेट टाइप का खोलेंगे। रूस ने मान्यता दे दी है तालिबान को, यानी रूस अब ऑफिशियल रूप से तालिबान अफगानिस्तान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहा है। ध्यान रहे यहाँ पर ये बात, 2021 से पहले अफगानिस्तान नाम का देश था, लेकिन तालिबान जो वहाँ का शासन आया है उसे अभी देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन आएगी, आप सोचोगे कि वहाँ तख्ता पलट ही तो हुआ था, ऐसे तख्ता पलट तो बहुत जगहों पर होते हैं, तो क्या देश की मान्यता हट जाती है? देखो, तख्ता पलट होना अलग बात है। तालिबान ने जो किया था वहाँ अफगानिस्तान में, वो अलग चीज़ किया था। उसने क्या किया था, उसने देश का नाम ही बदल दिया था, मतलब अफगानिस्तान से रिलेटेड हर एक चीज़ हटा दिया। उसने अपना झंडा ला दिया था, उसने अपना संविधान कानून ला दिया था, उसने देश का नाम भी बदल दिया था। तो उसने पूरा पूरा मतलब एक नया ही उस लैंड पर कब्जा करके एक नया ही देश का निर्माण कर दिया। उस देश को मान्यता दिलाने के लिए वो अग्रसर है। अगर उसने ये किया होता कि नहीं भाई सिर्फ राष्ट्रपति को हटाए हैं, बाकी सारी चीज़ चलती रहेगी, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या बाकी देशों में होता है, तो वो तख्ता पलट होता है। यहाँ तख्ता पलट नहीं था, यहाँ पूरा पूरा देश ही पलट गया था। ठीक है, इसलिए वो था। अब ऐसे सोमाली लैंड है, सोमाली लैंड जो है 1991 में सोमालिया से अलग हुआ। ये अपने आप को तब से मानता है कि हम अलग देश है, अपना है, अपना सरकार है, अपना सब कुछ चलाएंगे, लेकिन कोई देश इसको रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया था। अब इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया है। इसराइल रिकॉग्नाइज किया है तो इसके बहुत मायने हैं। क्या मायने हैं? एक तो देखिए, आप लोकेशन देखिए सोमाली लैंड का, पहले देखिए इंडिया से ये करीब में ही है। अफ्रीका में अगर देखोगे तो यहाँ पर सोमालिया है, सोमालिया का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये है सोमाली लैंड। ठीक है ना, आपको इस मैप में देखिए ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये अपना प्यारा भारत, यहाँ पर ये अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका के ही यहीं कोने पर आपको ये सोमालिया देश दिख जाएगा। इतना ये है सोमालिया देश ना। लेकिन अब इसी सोमालिया में यहाँ जो आपको रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है, ये इतना है सोमाली लैंड। ठीक है, इसी सोमाली लैंड को इसी ने अपने आप को एक नया देश घोषित किया है, और इसी को अभी इसराइल ने रिकॉग्नाइज कर दिया है एज ए कंट्री। ठीक है, तो पूछा जाएगा अगर लोकेशन कहाँ पर है, तो गल्फ ऑफ अडन के पास में यहाँ पर है, और होर्मुज जलसंधि जो है उसके पास में है। तो इससे अब इसराइल स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर एक नया अपना पार्टनर खोज लेगा। कैसे? अब आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इधर यहाँ यमन है, यहाँ हूती विद्रोही रहते हैं, ये अक्सर यहाँ पर परेशान करते हैं, हूती विद्रोही। इसके अलावा सऊदी अरब, सऊदी अरब से अच्छे हालांकि सऊदी अरब से हालांकि अच्छे रिश्ते हैं इसराइल के। अब अब्राहम अकॉर्ड पर ये यूएई, सऊदी अरब और इन देशों को ये शामिल कर ही रहा है, इजिप्ट वगैरह को। ऐसे में अब इनको भी, सोमाली लैंड को भी कर लेगा। तो यानी ये जितना ही अपनी पैठ बढ़ाएगा इसराइल, उतना ही यहाँ पर इस रीजन में मजबूत होगा, उतना ही ईरान को ये चेक पॉइंट पर रख पाएगा। ठीक है, तो इसराइल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से इसराइल ने इसको रिकॉग्नाइज किया है एज ए कंट्री। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और जरूरी बात देखिए, एंड ईयर सेल चल रहा है, इसके तहत आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ये हमारे ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज पर आपको मिल रहे हैं। न्यू ईयर कूपन कोड आपको लगाना है NEWYEAR, ये कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस आपको यूज करना है। आप करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी का संकल्प बैच ले सकते हैं, पूरा 2025 का कंटेंट इस पर आपको मिलेगा। सारी ई बुक्स आपको मिलेंगी 12 महीने की। इसके अलावा बाइलिंगुअल क्लासेस, टॉपिक वाइज क्लासेस, डिटेल क्लास नोट्स। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट वहाँ दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं चैप्टर वाइज, मतलब टॉपिक वाइज, जैसे खेल खिलाड़ी का प्रैक्टिस सेट और बाकी चीज़ों का प्रैक्टिस सेट ऐसे दिए गए हैं, पुरस्कार सम्मान वगैरह का। तो इसी कोर्स वालों को एक्सक्लूसिवली दिया गया है। आप जाओगे तो देखोगे वहाँ मिलेगा अगर परचेज करोगे तो। इसके अलावा ई बुक्स आपको मिल रही हैं, 30+ स्ट्रेटेजी की क्लासेस मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको संकल्प बैच में मिल रही हैं। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा जो लोग जीएस तैयार करना चाहते हैं, जीके जीएस सभी एग्ज़ाम के लिए, वो जीएस सफलता 4.0 बैच ले सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब समझाया गया है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। न्यू ईयर कूपन कोड लगाना, आपको सब में ऑफर मिलेगा। ठीक है, MZT ऐप पर ये आपको कोर्सेज मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने आधिकारिक तौर पर किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया? तो टाइगर स्टेट के रूप में एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है गुजरात को। गुजरात को
यहाँ से टाइगर अब यहाँ संख्याएं बढ़ रही हैं, तो इसलिए इसको दोबारा से टाइगर स्टेट वाली लिस्ट में डाल दिया गया है। 33 वर्षों के बाद इसे डाला गया है, 33 वर्षों के अंतराल के बाद। गुजरात जो है वो, आप गिर नेशनल पार्क सुने हो कि बहुत बार मैंने जिक्र किया है। गिर नेशनल पार्क ना एशियाई शेर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो गुजरात में ऐसा नहीं कि बाघ बिल्कुल नहीं थे, बाघ थे थोड़ा बहुत, लेकिन उस मात्रा में नहीं थे। तो अब मात्राएं बढ़ी हैं, संख्या बढ़ी है। दूसरी बात, एशियाई शेर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा एशियाई शेर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, है ना। तो एशियाई शेरों के लिए तो ठीक था, लेकिन बाघों के लिए नहीं था। बाघ कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रहे, टाइगर स्टेट का दर्जा देना और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया नाम पदनाम देना, वो अलग दोनों चीज़ें हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और टाइगर स्टेट का दर्जा मतलब कई राज्यों को है जहाँ पर टाइगर की संख्या बढ़ जाए, टाइगर स्टेट का दर्जा दे दो, ठीक है। तो खैर, गुजरात अब टाइगर स्टेट में गिना जाएगा। आखिरी बार 1989 की राष्ट्रीय बाघ गणना में ये शामिल हुआ था, जब वन अधिकारियों ने बाघ के पग चिन्ह यहाँ दर्ज किए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर गायब हो गए। 1992 की बाघ गणना में फोटोग्राफी या ठोस प्रमाणों के अभाव में गुजरात को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि तब से कोई वहाँ देखे नहीं गए थे। लेकिन अब यहाँ पर संख्याएं बढ़ गई है, आ गई है एक बार फिर से। 2019 में एक बार बाघ की पुष्टि हुई, उसके बाद संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो अभी ये रतन महल अभ्यारण्य जो दाहोद जिला में है, वहाँ पर ये बाघ की पुष्टि हुई है। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो AITE होता है, उसकी रिपोर्ट में अब यहाँ टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। एक और बात, टाइगर से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं। जैसे भारत में 50+ टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। टोटल मैं आपको बताऊं अगर आंकड़ा, तो 58 टाइगर रिजर्व है पूरे भारत में, ठीक है, जिसमें 9 अकेले मध्य प्रदेश में हैं। 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अलावा वन जीव संरक्षण अधिनियम जो उसके एक साल पहले यानी 1972 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया 2022 में 17 सितंबर को, ठीक है, ये भी याद रखना। बाकी गुजरात आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी गुजरात से रिलेटेड ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर COP17 सम्मेलन के लिए किस जीव को अपना आधिकारिक लोगो के रूप में चुना है? तो COP17 यहाँ पर होने वाला है बायोडाइवर्सिटी पर आर्मेनिया में, और इसके लिए इसने नीली तितली को अपना ऑफिशियल लोगो चुना हुआ है। नीली तितली कुछ इस प्रकार से है। तो ये येरेवन आर्मेनिया में आयोजित किया जाएगा। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन, वहीं पर आयोजित होगा COP17। ध्यान रखना, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। आपने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा COP30, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30। वो क्या था? COP30 था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो क्लाइमेट चेंज वाले में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30वां संस्करण चला है, ब्राजील में जो कि हुआ। और ये जो हो रहा है ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को लेकर है। तो जैव विविधता वाला येरेवन में हो रहा है, आर्मेनिया में, ठीक है, येरेवन में। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये दोनों ही UN के द्वारा कराया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, मतलब बहुत सारे देशों का कॉन्फ्रेंस एक साथ सम्मेलन होता है, ठीक है जी। तो इसने अभी तितली को, नीली तितली को अपना लोगो के रूप में शामिल किया है। तो 17वां संस्करण ये करेगा। 16वां कहाँ हुआ था, यानी पिछला वाला कहाँ हुआ था? पिछला वाला अगर आपको याद हो तो कैली में हुआ था, कैली कोलंबिया में, ठीक है। आर्मेनिया है कहाँ पर? आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, ये आप अगर मैप आपको याद हो तो इस एरिया में पड़ जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पर आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है। भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। मतलब पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की ये सब एक गुट में है, और हमारे गुट में है आर्मेनिया। आर्मेनिया को भारत ने बहुत सारे हथियार भी बेचे हैं, ठीक है, आकाश मिसाइल वगैरह भी। तो ये बात ध्यान रखना, आर्मेनिया आपको यहाँ पर अजरबैजान के पास में दिखेगा। येरेवन इसकी राजधानी होती है, और निकोलस पासियान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के संविधान का विमोचन किस भाषा और किस लिपि में किया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि में भारत के संविधान का एक प्रतिलिपि का अनावरण किया गया, या कहें कि उद्घाटन किया गया है। तो संथाली भाषा आप जानते हो भारत की जो 22 भाषाएं हैं
उनमें से एक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, उन 22 भाषाओं में एक भाषा संथाली भी है। तो संथाली ओल चिकी उसकी एक लिपि है, जैसे भारत में जैसे हिंदी है, हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, और भी कई सारी लिपि होती है, लेकिन देवनागरी लिपि को ऑफिशियल माना गया है। तो ऐसे ही संथाली की जो ओल चिकी लिपि है उसमें संविधान की एक प्रति बनाई गई, मतलब संविधान लिखा गया और वो लॉन्च किया गया, और उसका विमोचन अभी किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अच्छा, इसको पूरा पूरा ट्रांसलेट किसने किया है इस भाषा, इस लिपि में? तो इसका विकास करने का श्रेय जाता है पंडित रघुनाथ मुर्मू जी को। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने इसे संथाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 1992वें संविधान में बोडो, संथाली, कोंकणी और मैथिली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के बड़े जनजातीय समुदायों के बीच में ये बोली जाती है। बाकी अगर आप राष्ट्रपति के बारे में जानना चाहोगे तो देखो, प्रधानमंत्री वाला दिखाया मैंने, अब राष्ट्रपति वाला देख लीजिए पेज, राष्ट्रपति से संबंधित स्टैटिक पॉइंट्स। अनुच्छेद 52 से 78 में, यानी भाग 5 में संविधान के भारत के संघ जो है उसी में राष्ट्रपति का भी जिक्र आपको मिलता है। देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की ये दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बाद ये हैं दूसरी महिला, और पहली ट्राइबल महिला है। ठीक है, पहली ट्राइबल व्यक्ति है। 15वीं है टोटल नंबर में, 15वीं राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा 5 साल का कार्यकाल होता है और 35 वर्ष मिनिमम लिमिट होती है। CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो पद का शपथ दिलाते हैं। चुनाव कैसे होता है, चुनाव में मतदान कौन करते हैं? तो चुनाव में जो भी सदन है भारत के, उन सभी सदनों में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो मतदान करते हैं। जो भी सदन है मतलब, जो भी सदन मतलब कि वो लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनकी भी, और राज्यों की जो जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके भी। तो इन सब में जो निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं, जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो सब मतदान में हिस्सा लेते हैं। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक हों तो फिर वो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति, और फिर उन पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद होती है, यानी राज्यसभा और लोकसभा, उनके सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हो, सब मतदान करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। अगला, हाल ही में आयोजित केरल की सबरीमाला मंदिर में मंडल पूजा किस अनुष्ठान के समापन का प्रतीक है? तो अभी केरल के सबरीमाला मंदिर में मंडल पूजा हुई। ये मंडल पूजा जो है ये 41 दिनों के मंडल व्रत का समापन जो होता है उसका प्रतीक है। यानी 41 दिनों का मंडल व्रत रखते हैं सब लोग वहाँ। उसके बाद जब वो मंडल व्रत खत्म होता है तब फिर मंडल पूजा होती है। ये सबरीमाला मंदिर में होता है, जो कि केरल की एक प्रतिष्ठित मंदिर है। तो भगवान अयप्पा की इस दिन पूजा होती है। तीर्थ यात्रा का मुख्य चरण होता है ये। भक्तों के लिए आत्मशुद्धि का ये समय होता है। तो सबरीमाला केरल में है। सबरीमाला जो है ये चर्चे में भी रहा था हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर के विवाद हुआ था। अब जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो फिर CGL में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस भगवान को समर्पित है, तो याद रखना भगवान अयप्पा को समर्पित है। ठीक है, भगवान अयप्पा पूछा जा सकता है आपसे। अगला, नगर विमानन मंत्रालय ने हाल ही में किन 2 नई एयरलाइंस को 2026 में परिचालन शुरू करने के लिए NOC दिया? NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आप हर प्रकार की वहाँ कैपेबिलिटी शो कर देते हो। मतलब कि जैसे क्राइटेरिया जो उनकी बनाई रहती है उन सभी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करने लगे हो तो फिर NOC लेना होता है। NOC मिल गया आप DGCA के द्वारा, तो मतलब आप फिट हो आप आने के लिए इस मार्केट में। अच्छा, लेकिन अभी और मिलेगा एक, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा उसे। तो NOC अभी मिल गई है किन 2 नई एयरलाइन को? ये दोनों एयरलाइन है अल हिंद एयर और फ्लाईएक्स एक्सप्रेस। फ्लाईएक्स एक्सप्रेस और अल हिंद एयर, ये दोनों को अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है DGCA के द्वारा। ठीक है, लेकिन तो 2026 से अपना परिचालन ये शुरू करेंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर। ये दोनों ही लोकल एयरलाइन हैं, लेकिन अभी इनको AOC लेना पड़ेगा। NOC मिल गया, AOC यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट अगर कोई एयरलाइन टाइप में है तो बाकी कंपनियों के लिए जैसे होता है तो उसमें NOC ही लेना पड़ता है केवल। लेकिन अगर एयरलाइन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि एयर ऑपरेट भी करना होता है तो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा। 2-4 उड़ानें होंगी, टेस्ट करके इनको देखे जाएंगे सही तरीके से उड़वा पा रहे हैं कि नहीं, तब इनको एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये करेंगे। अच्छा,
ये दोनों एयरलाइन जो है ये घरेलू मार्केट के लिए हैं, बड़ी लंबी उड़ान के लिए नहीं होंगी। तो जैसे अल हिंद एयर है जो केरल आधारित एक एयरलाइन है, ये केरल और उसके आसपास के जो छोटे मोटे आइलैंड्स वगैरह हैं वहाँ तक यात्रा करवाने में काम आएगा। धीरे धीरे ये आगे चल करके इसको और बड़े लेवल में ऑपरेट अगर करना होगा, जब बड़ी एयरलाइन बनेगी तो विदेश तक की भी यात्रा कराएगी, तो बात की बात है। फ्लाई एक्सप्रेस जो है ये भी भारत में लोकल कस्टमर्स को ये लो कॉस्ट कैरियर के रूप में काम करेगी और टायर 2 टायर 3 शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ये काम करती है। ठीक है, एयरलाइन से रिलेटेड स्टैटिक, ये सबसे महत्वपूर्ण पेज है, सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पर एयरपोर्ट से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्षेत्रफल के रूप में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट कौन सा है? लेह में है, कुसोक बकुला रिम्पोचे, याद रखना। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये हैदराबाद में। डीजीसीए का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में स्थापित हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान कौन सा है? एयरबस का है A380। ठीक है, ऐसे ही भारत में अगर उड़ान योजना की बात करें, उड़ान योजना सरकारी योजना है जिसके तहत उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक ये शुरू किया गया था, मतलब कि लोकल फ्लाइट्स होती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, घरेलू फ्लाइट्स को। तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा देने के लिए। यहाँ पर भारत की पहली एयरलाइन, मतलब भारत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। इस पेज को आप पीडीएफ में पढ़िएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए वहाँ से, और MGT ऐप से भी मिल जाएगी। पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है और रात को 9 बजे आपको पीडीएफ मिलती है। अगला, आर प्रज्ञानंदा और अनीस गिरी, इनके नेतृत्व वाली किस टीम ने ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता? ग्लोबल चेस लीग इसको जीत लिया है किसने? अल्पाइन SG पाइपर्स ने। अल्पाइन SG पाइपर्स की टीम में आर प्रज्ञानंदा और अनीस गिरी थे। इन दोनों के नेतृत्व में ये आयोजित हुआ और इसको इन्होंने जीत लिया हुआ है। ठीक है, 2025 का ये संस्करण था। इन्होंने किसको हराया फाइनल में? फाइनल में इन्होंने त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराया, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को। अच्छा, ये चेस से रिलेटेड है, मुंबई में आयोजित हुआ था। चेस से रिलेटेड है, चेस की एक संस्था है फिडे, जो बड़े बड़े चेस का जो मेन टूर्नामेंट वगैरह कराती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा ही ग्रैंड मास्टर का वो भी दिया जाता है, तमगा। फिडे के बारे में बात करें, फिडे की स्थापना 1924 में हुई थी। पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर लुसान में है। हेडक्वार्टर इसका बहुत पूछा जाता है। हेडक्वार्टर लुसान स्विट्जरलैंड में है और स्थापना पेरिस में हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे फीफा की हुई थी वैसे ही फिडे की भी है। ठीक है, अगला, 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना 10 और 11 जनवरी 2026 को कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना ये गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश में की जाएगी। आंध्र प्रदेश में गोदावरी मुहाने में की जाएगी। ये 10-11 जनवरी को होगा। जल पक्षी मतलब कि वाटर बर्ड। ठीक है, वाटर बर्ड ये सेंसस होने वाला है और इसका उद्देश्य है कि आर्द्र भूमि की स्थिति का आकलन किया जाए, जो वेटलैंड्स होते हैं उनका आकलन किया जाए, इसके अलावा और जल पक्षी जो होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाए, उनका सेंसस किया जाए। ठीक है, तो समुद्री पक्षी विविधता, प्रवासी स्थानीय प्रजातियां, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, इस सब का महत्व इससे पता चलेगा। गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश में ये होगा। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें शामिल है जहाँ से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो 10-11 जनवरी डेट याद रखना, फिर जो भी आएगी रिपोर्ट वो मैं बताऊंगा आपसे। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 60वां इसका संस्करण है ऐसे जल पक्षी जनगणना की। एशिया में ये 40वीं बार हो रहा है, तो 40वां एशियन और 60वां अंतर्राष्ट्रीय यानी वर्ल्ड लेवल का ये है वाटर बर्ड सेंसस। अगला, किस IIT ने आइला नाम का एक AI एजेंट विकसित किया जो प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम करेगा? आइला, आइला का मतलब ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट, यानी AILA। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नाम का एक लैब असिस्टेंट AI एजेंट, इसको विकसित किया है IIT दिल्ली ने। ये क्या करेगा? ये लैब असिस्टेंट होगा, जो लैब में जो साइंटिस्ट काम करते रहते हैं, जो टेक्नीशियंस काम करते रहते हैं, उनके एजेंट के रूप में काम करेगा, उनको हेल्प करेगा। जैसे आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी या आयरन मैन की कोई भी मूवी देखी होगी, उसकी कई सीरीज में आए हैं एवेंजर्स वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा ना, आयरन मैन का एक AI लैब असिस्टेंट भी था जारवेज नाम का, जो उसकी हेल्प किया करता था। तो ऐसे ही ये भी कुछ होगा, है ना।
मतलब मूवीज़ में जो हॉलीवुड मूवीज़ में होता है, इन फ्यूचर आगे चल करके वो कल्पना को हकीकत में भी बदला जाता है। खैर, ये वास्तविक प्रयोगशाला रियल टाइम लैब में काम करेगा, ऑटोनोमस एआई एजेंट होगा। ओके, चलिए, तो इंसानों की तरह ही समझेगा और छोटे मोटे काम करने में काम आएगा। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पीआईए, इसने हाल ही में किस बिजनेसमैन को ने खरीदा है? मतलब पीआईए की बिक्री हो चुकी है। पीआईए जो है पाकिस्तान की जो सरकारी एयरलाइन है, उसको वहाँ का एक बिजनेसमैन है आरिफ हबीब, उसने खरीद लिया है। आरिफ हबीब ने 75% हिस्सेदारी इसकी खरीदी है। ठीक वैसे ही इस डील को समझो जैसे एक टाइम पर अभी एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीदा था दोबारा से। ठीक है, तो टाटा एयर इंडिया भी सरकारी स्वामित्व वाली थी, उसको टाटा ने खरीदा। हालांकि एयर इंडिया के और पहले इतिहास में जाएंगे तो टाटा ग्रुप के द्वारा ही शुरू की गई थी, बाद में सरकार को दिया गया था, लेकिन 2022 में 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया वापस से इसे। ऐसे ही यहाँ पर पीआईए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंटेड एयरलाइन कंपनी थी, उसकी अभी 75% हिस्सेदारी खरीद ली है इस बिजनेसमैन ने। आरिफ हबीब नाम है, आरिफ हबीब ग्रुप के द्वारा खरीदी गई है। 135 बिलियन पाकिस्तानी रुपए में खरीदा गया है, यानी लगभग 48 से 50 करोड़ यूएस डॉलर में ये खरीदा गया हुआ है। कराची में इसका हेडक्वार्टर है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। काफ़ी घाटे में ये भी चल रही थी, जैसे एयर इंडिया काफ़ी घाटे में चल रही थी, ऐसे ये भी चल रही थी, लेकिन अभी ये खरीदी गई है इसके द्वारा। लेकिन ये इसमें बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप ने 100% खरीदा था, इसने 75% ही खरीदा हुआ है। खैर, ये तो थे आज के दिन के करंट अफेयर। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कीजिए। और एक ज़रूरी बात फिर से, 1 जनवरी से साथियों क्लासेस आपकी चलेंगी एक नए चैनल एमजेटी करंट अफेयर पर। उस नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना। आज वो चैनल, उसका लोगो वगैरह सब लॉन्च करके उसको बता दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर ही, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2015 में। विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 2024 में। आज आपको क्या बताना है, रोलिंग बजट की अवधारणा सबसे पहले कहाँ अपनाई गई थी विश्व में? ठीक है, भारत में तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है। विश्व में कब आई थी? प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत कब हुई थी? अभी 7 साल बाद दोबारा शुरू किया जाना है, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? कमेंट करके दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। न्यू ईयर सेल का भी फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।